आज की हमारी जो चीफ गेस्ट हैं वो ज्योतिष में दक्ष रखती हैं, स्मिता पंडित जी हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के मंच पे आए और अपनी अपनी ज्योतिष के विषय में, उसके प्रभाव के विषय में, पेड़ पौधे, ग्रह, नक्षत्र के बारे में हम लोगों को बताएं। जियो। सभी को योगाहार कार्यक्रम से जुड़े सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण और सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम है। और इस कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे जो आज आदरणीय शरद जी ने अवसर दिया है और रंजना जी ने जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मुख्य अतिथि कहने की बजाय यदि मैं इस ग्रुप की सदस्य कहलाऊंगी उसके, वो मुझे ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। लेकिन ठीक है, आपका ये बड़प्पन है कि मुझे आज यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और मेरा सौभाग्य भी है। मैं ज्योतिषाचार्य स्मिता पंडित और भोपाल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर से ही मैंने ज्योतिष में आचार्य की डिग्री प्राप्त की और अपनी इस ज्योतिष यात्रा को कंटिन्यू किया। तो पहले मैं अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मैं ज्योतिष के बारे में आप सभी को ज्ञान देना चाहूंगी। और मैं आपसे एक और अनुमति चाहती हूँ कि मैं वीडियो अपना ऑफ कर लेती हूँ ताकि हमें किसी नेटवर्क की समस्या से जूझना न पड़े। तो मैं आपसे सभी से अनुमति लेकर अपना वीडियो ऑफ करती हूँ। ज्योतिष जो है वो हमारे एक बहुत मुख्य अंग के रूप में हमारे सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। इवन पूरे हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। और यह द्युत दीप्तो धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ अग्नि प्रकाश से होता है। और जो एक जन साधारण को, जैसे हमने अभी मुकेश जी की क्लास में भी देखा, उन्होंने अपना सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार कराया। तो सूर्य और चंद्र ग्रह जो हैं वो हम सभी से डायरेक्ट कहते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा संबंध उनका हमारे पर्यावरण पर और मनुष्य पर पड़ता है। सूर्य चंद्र ग्रहण, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युक्ति, ग्रह युद्ध, चंद्र श्रृंगान्नति, ऋतु परिवर्तन, अयन, मौसम, इन सभी के बारे में हम सभी जानते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी जो है ये ज्योतिष विषय से हमें प्राप्त होती है इसके लिए। और इसीलिए ज्योतिष विद्या का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। और एक सूर्यादि ग्रहों का बोध कराने वाला शास्त्र भी जो है यह ज्योतिष विद्या होता है। और ज्योति और ईश शब्द से मिला हुआ यह ज्योतिष और प्रकाश और ईश का अर्थ ईश्वरीय संकेत भी होता है। तो ज्योतिष विषय को हम 3 स्कंदों में, हम जो ये वृक्षों का प्रभाव या कहते हैं पर्यावरण का प्रभाव, किस ज्योतिष के कोई तो शाखा होगी जिसका अध्ययन हमें करना होगा। तो इसके लिए हम ज्योतिष को 3 स्कंदों में बांटा गया है, जिसमें हम पहले सिद्धांत ज्योतिष की बात करते हैं, जिसमें ज्योतिष विषय में जितने भी गणितीय प्रक्रिया होती है या समस्त गणित का जो विधान होता है वो सभी हम सिद्धांत ज्योतिष में पढ़ते हैं। उसके अलावा ये जो हम पूरे पर्यावरण, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाना या फायदा पहुंचाना, शुभ अशुभ, वृक्षों का प्रभाव, ये सब कुछ हम एक संहिता ज्योतिष के अंतर्गत हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। तो इसमें जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल, होरा, इस सब का अध्ययन जो है हमने संहिता ज्योतिष में किया है। वैसे ही होरा शास्त्र में ग्रह नक्षत्र आदि का प्रभाव से भी किसी भी जातक के व्यक्तिगत जीवन में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक जो व्यक्तिगत रूप से किसी भी जातक का हम जो फलित ज्योतिष करते हैं, फलादेश करते हैं, वो हम होरा शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन आज चूंकि हम यहाँ पर संपूर्ण हमारे पर्यावरण को, फसलों को, वृक्षों को प्रभावित करने वाले ग्रह और नक्षत्रों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम संहिता ज्योतिष के अंतर्गत ही इस विषय को हम लेंगे। और उस विषय के अंतर्गत जो हमारे ज्योतिषाचार्य, जो हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने कहा है, शास्त्रोक्त अध्ययन हम इनका करेंगे। और कुछ जानकारी मैंने छोटी छोटी इकट्ठा की है जो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। जैसे अब
आप सभी जानते हैं कि राशियां 12 होती हैं। सभी जातक इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जातक किसी न किसी राशि, किसी न किसी नक्षत्र से संबंध रखते हैं। तो यदि हम मेष राशि, किसी भी जातक की यदि मेष राशि है, तो उसे खैर नामक वृक्षों का नाम आपने सुना ही होगा, खादिर। और मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और रंग भी इनका जो है लाल रंग इनके लिए शुभ होता है। तो स्वाभाविक है कि राशि यदि मेष है तो आप स्वयं इस चीज का आकलन करें कि राशि मेष है, तो यदि वह जातक अपने खेतों में खैर नामक वृक्ष को लगाएगा, उस पौधे के रूप में उसे लगाकर उसका लालन पालन और देख रेख करके उसे यदि बड़ा करेगा, उसकी सेवा करेगा, निश्चित उसे वह सकारात्मक प्रभाव ही प्राप्त होगा। वैसे ही वृक्ष जाति के जो जातक होते हैं उनके लिए गूलर वृक्ष हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और इस ग्रह का स्वामी शुक्र होता है और सफेद रंग इनके लिए शुभ होता है। तो गूलर वृक्ष को लगाकर उसके बहुत शुभ प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए अपामार्ग नामक वृक्ष होता है, जिसकी देखरेख करना और उसका लालन पालन करना। बुध ग्रह इस राशि का स्वामी होता है और हरा रंग जो है इसके लिए, इस राशि वालों के लिए शुभ कहा गया है। वैसे ही यदि हम कर्क राशि पर आते हैं तो कर्क राशि में पलाश वृक्ष को लगाना, कर्क राशि वाले जातकों के लिए पलाश नामक वृक्ष को लगाना, जो कि हमारे जंगलों में, खेतों में अधिकतर आपके यहाँ अपने आप आ भी जाते हैं यह वृक्ष, तो इनकी देखरेख करना, इनकी सेवा करना शुभ कहा गया है। चंद्रमा इस कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा होते हैं और सफेद रंग भी इनके लिए एक महत्वपूर्ण होता है, शुभ होता है। सिंह राशि पर हम आते हैं। पांचवी राशि जो है हमारी सिंह राशि है और सिंह राशि के जातकों के लिए मदार जो वृक्ष होता है वह शुभ कहा गया है। मदार वृक्ष को लगाकर उसकी सेवा करना, उसको बड़ा करना, तो शुभ प्रभाव जो है उसका प्राप्त किया जा सकता है। कन्या राशि है अगर किसी जातक की, तो दूर्वा कहते हैं, दूर्वा आप सभी जानते होंगे, घास एक तरह से होती है और दूर्वा गणेश जी को भी चढ़ाई जाती है। राहु इस ग्रह के स्वामी हैं और रंग इनका पीला शुभ बताया गया है। आगे हम आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के जो वृक्ष है वह गूलर बताया गया है और शुक्र इसके स्वामी है राशि के और सफेद रंग शुभ बताया गया है। तो गूलर जो है यह भी जंगलों में जनरली पाया जाता है, खेतों में इसे लगाना बहुत आसान है। ये सभी वृक्ष बड़े होते हैं, इनको हम पौधे के रूप में इसका रोपण करके, इसकी सेवा करके, इसे बड़ा करके, इसकी देख रेख करके, इस वृक्ष का इस जाति के जो जातक होते हैं, मनुष्य होते हैं, वे शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही अब अगली राशि वृश्चिक राशि होती है। हमारे ग्रुप में कई ऐसे जातक होंगे जो वृश्चिक राशि के होंगे, उनके लिए खादिर वृक्ष को लगाना बहुत शुभ माना गया है। ये जितने भी वृक्षों के नाम मैं बता रही हूँ, यह बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। इन्हें हमें अपने घरों में नहीं लगाना है, कृपया ध्यान दें। इन्हें हम अपनी जो खेती वाली जमीन है या घरों से दूर, कि इनकी छाया हम पर नहीं पड़े, हमारे घरों पर इनकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। तृतीय और चतुर्थ प्रहर की, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ये सारे वृक्ष जो हैं काफी बड़े बड़े होते हैं। इन्हें हम खेतों में लगाएं या घरों के आसपास भी लगाना हो तो ऐसे जगह लगाएं कि इनकी छाया तृतीय और चतुर्थ प्रहर की हमारे घरों पे, हमारे जो घरों पर इनकी छाया उन प्रहरों पर न पड़े, इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है। तो मैं वृश्चिक राशि की बात कर रही थी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खादिर का मैंने बताया आप सभी को, और मंगल ग्रह इस राशि के जो स्वामी है मंगल ग्रह हैं और लाल रंग इनके लिए शुभ माना गया है। आगे हम धनु राशि पर आते हैं। धनु राशि के लिए पीपल वृक्ष को शुभ बताया है और गुरु इसके स्वामी है और पीला रंग इन मतलब धनु राशि के जातकों के लिए पीला रंग बहुत शुभ बताया गया है।
आगे हम मकर राशि पर आते हैं, जो हमारी 10वीं राशि मकर है, जिसके लिए शमी का वृक्ष बताया गया है। शमी का हमें लगाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। समय समय पर शनिदेव को यदि शमी पत्र हम अर्पित करते हैं तो उसका शुभ प्रभाव भी हमें प्राप्त होता है। ग्रह के स्वामी शनि है और काला रंग शुभ होता है। कुंभ राशि आती है, हमारी 11वीं राशि कुंभ है, और इसके लिए भी शमी वृक्ष का ही शास्त्रों में बताया गया है, और शनि इसके भी स्वामी हैं और काला रंग इनके लिए भी शुभ बताया गया है। अंतिम राशि हमारी मीन राशि है, और जिसे कुछ देखिएगा आप हमारे जंगलों में और या फिर कुछ खाली जमीनों पर कुश नामक एक होता है जो उग आता है, यह भी बहुत शुभ बताया गया है मीन राशि वालों के लिए। और केतु इनके स्वामी बताए हैं, ग्रह जो स्वामी है वो केतु, और हरा रंग अपना नीला रंग शुभ बताया गया है। ये जो है हम वास्तु रत्नावली की बात कर रहे हैं, वास्तु रत्नावली के जो लेखक है उन्होंने यह जानकारी हमें दी है। तो यह हो गया राशि। हालांकि मीन राशि के लिए स्वामी गुरु भी हैं, और गुरु के लिए भी जो धनु राशि के लिए हम पीपल वृक्ष और पीला रंग और गुरु राशि उनकी है वह भी उपयोगी होता है। यह दोनों ही चीजें मीन राशि वाले यदि करते हैं, यदि इस तरह की उपाय यदि करते हैं तो लाभ ही होगा इन राशि वालों को। ये तो हो गई हमारी राशि से संबंधित बातें जो हमारे शास्त्रोक्त हैं, कथन जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। अब हम बात करते हैं नक्षत्र। प्रत्येक जातक इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति जन्म लेता है किसी न किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। नक्षत्र का डिसीजन हम कैसे लेते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति का जन्म इस नक्षत्र का है। चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा होता है, गोचर यानी वर्तमान स्थिति में, चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी राशियों को बदल लेता है। लगभग 2.25 दिन में चंद्रमा अपनी राशि को बदल लेते हैं। बहुत तेजी से चलने वाले यह ग्रह हैं, और मन के कारक भी हैं। मन हमारा चंचल है, चंद्रमा भी चंचल है, एक राशि में अधिक दिन नहीं रहते हैं। तो चंद्रमा जो है यह मन के कारक हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि, तब यदि किसी जातक का जन्म होता है तो वही राशि उस जातक की मानी जाती है। और जिस नक्षत्र में चंद्रमा यदि गोचर कर रहा होता है तो वह नक्षत्र उस जातक का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र माना जाता है, और उस जन्म नक्षत्र के आधार पर ही उस व्यक्ति का नाम भी रखा जाता है। तो आप जान सकते हैं कि उस जन्म नक्षत्र का उस जातक पर कितना प्रभाव होता है। उसके लिए वह जन्म नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यदि उस जन्म नक्षत्र को वह जातक मजबूत कर ले, उस राशि को, उस ग्रह को मजबूत कर ले, तो निश्चित ही उस जातक पर इसका बहुत प्रभावी मतलब इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वह नक्षत्र स्वामी उसके विपरीत है, मतलब उसका कमजोर है, वह ग्रह स्वामी, नक्षत्र स्वामी कमजोर है, तो वह इन वृक्षों की पूजा, देखरेख ये सब करके उसे मजबूत बनाया जा सकता है और उसका शुभ प्रभाव ले सकता है। आपने देखा होगा हमारा तीज त्योहार जितने भी हैं सब किसी न किसी वृक्षों से जुड़े हुए हैं। हम बरगद की पूजा करते हैं, बड़ की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं। ये हमारे दैनिक दिनचर्या का आपने हर त्योहार पर देखा होगा कि कुछ न कुछ महिलाएं भी पूजा करके अपने पति की आयु, अपने स्वास्थ्य की, इस तरह से, और संतान सभी के लिए शुभ जो प्रभाव के लिए जो पूजा करती हैं, सभी किसी न किसी वृक्षों से जुड़े होते हैं हमारे तीज त्योहार। इसीलिए तो बहुत महत्व है मनुष्य के जीवन में, पर्यावरण में किसी भी तरह के वृक्षों को लगाना। बस इनकी दिशाओं का यदि ध्यान रखे कि कौन सा वृक्ष किस दिशा में लगना चाहिए, किस दिशा में लगाया जाए जिससे वह हमें सही प्रभाव दे, मैं अब वो बताने जा रही हूं आपको। जैसे दिशाओं को लेकर हम किस दिशा में कौन सा वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें, यह यदि हम एकदम बहुत सही तरीके से यदि हम करते हैं तो आप सभी समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रभाव हमें देंगे। तो अब मैं आपको, अभी मैंने आप लोगों को राशि के बारे में
बताया, अब मैं आपको दिशाओं के बारे में बताती हूँ कि कौन सा वृक्ष किस दिशा में लगाकर उसकी सेवा करके हम उसका शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। पूर्व दिशा में बरगद का पेड़ या वट वृक्ष लगाना शुभ बताया गया है पूर्व दिशा में। लेकिन अब मैं फिर आपको यह बात रिपीट करूंगी कि वट वृक्ष बहुत बड़ा होता है। तीसरे और चौथे प्रहर की छाया हमारे घरों में इनकी नहीं पड़ना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। तो हमें इन बड़े बड़े वृक्षों को घर से दूर लगाना चाहिए। और वैसे भी इसका यदि हम वैज्ञानिक कारण देखें तो इनकी जड़ें इतनी गहराई में जाती हैं कि घरों के नींव को यह कमजोर कर सकती हैं। इनके यह अशुभ प्रभाव भी हमें देखने को फिर मिल सकते हैं। इसलिए ही हमें घरों से दूर किसी खुले मैदान में, जंगल में या हम खेतों में इनका रोपण किया जा सकता है। और पूर्व दिशा में हम वट वट का वृक्ष या बरगद का वृक्ष लगाकर इनके शुभ प्रभावों को हम प्राप्त किया कर सकते हैं। अब हम आते हैं आग्नेय कोण में। आप सभी जानते होंगे कि पूर्व और दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये तो हमारी दिशाएं कहलाती हैं। लेकिन आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान ये वी दिशाएं कहलाती हैं। और हमारे जीवन में इन वी दिशाओं का भी अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्व होता है यह। तो जो हमने अभी पूर्व दिशा की बात की, गजानन जी आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है, इसलिए मुझे लगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे होंगे आप वो नोट करते जाएं। और इस जो मैं बता रही हूँ मेरे व्याख्यान के बाद आप सभी वो प्रश्न मेरे समक्ष रख सकते हैं। संभवतः जितना होगा मैं उसका जवाब, उत्तर देने का प्रयत्न अवश्य करूंगी। तो अब हम आते हैं आग्नेय कोण की तरफ, जो कि पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा जो होती है वह आग्नेय दिशा, वी दिशा कहलाती है। उसे हम आग्नेय कोण भी कहते हैं। वहां पर अनार का वृक्ष, जैसे आप देखिए कि आग्नेय कोण में हमारे घरों का किचन होता है, वह शुभ माना जाता है। और अनार का वृक्ष उस तरफ लगाना, दाड़िम भी कहते हैं इसे, संस्कृत भाषा में हमारी इसे दाड़िम कहा जाता है। तो इसे आग्नेय कोण में लगाकर इसकी देखरेख, इसकी सेवा करके हम इसका शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। और हम फिर आते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा जो है यह मंगल की दिशा कहलाती है। और गूलर वृक्ष या उडुम्बर जिसे हम कहते हैं, दक्षिण दिशा में इसका रोपण करके हम बहुत इसका शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। इसका रोपण करके, इसकी देखरेख करके, इसका पूजन विधि विधान पूर्वक। और यदि ये अति में बढ़ जाए, जैसे हमें कटाई छटाई की आवश्यकता भी कभी पड़ती है, तो हम इन वृक्षों से क्षमा याचना करते हुए इनकी कटाई छटाई करके हम इसको हम शेप में ला सकते हैं, या हम जितना चाहें उसकी कटाई छटाई करते हैं, ताकि वर्षा ऋतु में यह पुनः अपने आकार को ग्रहण भी कर लेते हैं यह वृक्ष। फिर हम दक्षिण से आगे आते हैं तो हमें नैऋत्य कोण मिलता है, जो कि पश्चिम और दक्षिण के मध्य का कोण जो होता है वह नैऋत्य कोण कहलाता है। इस कोण में हम इमली का वृक्ष लगाना शुभ होता है। यदि हमें इसका शुभ प्रभाव चाहिए है तो नैऋत्य दिशा, नैऋत्य वी दिशा में इस या नैऋत्य कोण में लगाकर इमली का वृक्ष हम इसके शुभ प्रभावों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको पूर्व, आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य, इन 4 दिशाओं और विदिशाओं का बता चुकी हूं मैं आपको। अब हम आते हैं पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष अति शुभ माना जाता है। पीपल का वृक्ष पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इसे हम संस्कृत में अश्वत्थ, आपको अश्वत्थ शब्द भी मिल जाएगा ग्रंथों में यदि आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इसे पीपल वृक्ष को पश्चिम दिशा में लगाकर इसकी पूजा अर्चना करके हम इसके शुभ प्रभाव को ग्रहण कर सकते हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी शनि होते हैं। कई लोगों को समस्या होती है
कई साढ़े साती में से निकल रहे हैं, कई महादशा जिनकी शनि की चल रही है, तो वह पीपल वृक्ष को पश्चिम दिशा में रोपित करके उसकी पूजा अर्चना करके अपनी समस्याओं को ईश्वर के समक्ष रख कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आगे हम आते हैं, पश्चिम के बाद उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में जो कोण होता है उसे हम वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। और वायव्य कोण में बेल का वृक्ष लगाना अत्यंत शुभ बताया गया है हमारे शास्त्रों में। बेल, इसे हम बिल्व पत्र भी कहते हैं, जो शिवजी को चढ़ाया जाता है, और इसका वृक्ष वायव्य दिशा में शुभ बताया है। इन्हें आप बिल्कुल अपने आसपास या अपने खेतों में इन एक वृक्ष को लगाकर इनको बड़ा कीजिए और शुद्ध वायु इसकी लीजिए, लेकिन इसकी दिशा वायव्य कोण रखिए, आपको निश्चित ही शुभ प्रभाव यह देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा में कपित्थ वृक्ष लगाना शुभ बताया है। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने उत्तर दिशा का जो वृक्ष है वह कपित्थ वृक्ष बताया है। तो कपित्थ वृक्ष लगाकर, इसको हम कत्था भी कहते हैं, जो चूना कत्था पान में लगाकर हम लोग ग्रहण करते हैं, तो यह कपित्थ वृक्ष जो है इसका वृक्ष होता है जो उत्तर दिशा में शुभ बताया है। और आगे हम आते हैं तो ईशान कोण हमें प्राप्त होता है। ईशान कोण उत्तर और पूर्व के मध्य का जो कोण होता है उसे हम ईशान कोण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आमलक वृक्ष लगाना, आमलक को हम आंवले का वृक्ष भी कहते हैं। आंवला जो है, आप सभी जानते हैं कि यह अमृत फल के रूप में प्रसिद्ध है। यह अमृत के समान शुभ प्रभाव देने का प्रभाव, मतलब इतनी इसमें सक्षम है यह वृक्ष की वह अमृत की तरह फल देने वाला होता है। आंवला ग्रहण करना ये सब बहुत शुभ माना जाता है। और आंवले को हम यदि ग्रहण करते हैं, इसका रस ग्रहण करते हैं, हम सभी जानते हैं आंवला नवमी के रूप में इसका पूजन, और स्त्रियां जो है इसका पूजन और बहुत अच्छा माना जाता है और इसके शुभ प्रभाव प्राप्त करना। लेकिन इसकी दिशा ईशान कोण है, ईशान विदिशा की तरफ लगाना आवश्यक होता है। हम अपने घरों के मंदिर को भी ईशान कोण में स्थापित करने का जो शास्त्रोक्त वचन है यह कि ईशान कोण में घरों के मंदिरों को भी रखा जाना चाहिए, और इस दिशा में आंवले का वृक्ष लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, शुभ प्रभाव देने वाला यह होता है। ये तो हो गया दिशाओं के आधार पर, जो हम वृक्षारोपण करके उनकी पूजा अर्चना करके और हम इनका शुभ प्रभाव ले सकते हैं। या कोई ग्रह या उस ग्रह से संबंधित दिशा या नक्षत्र हमारा यदि कमजोर है और वो ग्रह नक्षत्र या वो ग्रह जो है हमारे राशियों के स्वामी हैं, तो उन सभी को प्रसन्न करने के लिए उस ग्रह से संबंधित दिशा में आप उस वृक्ष को लगाकर उसकी सेवा करके उसके शुभ प्रभाव को प्राप्त करके उस ग्रह को, अपने राशि स्वामी को, अपने नक्षत्र स्वामी को प्रसन्न करके उन्हें प्रभावी करके, उन्हें बलवान करके आप उनके शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रहा दिशाओं का। तो इस तरह मैंने आपको ग्रहों के आधार पर, राशियों के आधार पर और दिशाओं के आधार पर वृक्ष को कहाँ लगाना चाहिए, कैसे और किस तरीके से इनको हम दिशाओं का हमें ज्ञान करके और वहां पर उनका रोपण करना चाहिए, यह रहा। अब आगे हम आते हैं नक्षत्रों के अनुसार। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हर जातक का एक न एक जन्म नक्षत्र होता है और वह जन्म नक्षत्र उस जातक के जीवन पर बहुत प्रभावी होता है, बहुत प्रभाव डालता है। उस जातक का नामकरण भी उस नक्षत्र के आधार पर, नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, किस चरण में जातक का जन्म है उस आधार पर उस जातक का नामकरण किया जाता है। तो वह नाम भी उस जातक के जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है।
अब यहाँ पर नामकरण की बात आ गई है, तो हालाँकि यह विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को बड़े प्रेम से चुन्नू, मुन्नू, पप्पू ये इन्हें नामों से पुकारते हैं, तो मैं आज आप सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इन नामों से न पुकारें। बच्चों के नाम यशवर्धन, रविकांत या बहुत अच्छे-अच्छे नाम रखें, ताकि क्योंकि नाम मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसे आता है कि हमारे वास्तु में भी नामों का बहुत महत्व बताते हैं, और यह भी बताया जाता है कि जो चालू नाम होता है, जो चलित नाम है, उस व्यक्ति को जिस नाम से समाज में जाना जाता है, वही नाम उस व्यक्ति के जातक के जीवन को प्रभावित करने लग जाता है। तो हम बच्चों को उनके ठीक है, प्रेम से हम बुलाते ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसकी एक सीमा तय करके हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे नामों से उनका नामकरण करें और उस नाम से उसे पुकारें, ताकि उसका पूरा जीवन यशस्वी हो और उसकी यश और कीर्ति दूर-दूर तक फैले। तो नाम का बहुत प्रभाव होता है हर व्यक्ति के जीवन में। अब नक्षत्रों की मैंने बात की, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। नक्षत्र की बात की मैंने और कहा कि नक्षत्र के अनुसार भी व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत प्रभाव डालता है नक्षत्र व्यक्ति के जीवन में। तो वृक्षों से संबंध निश्चित इसका ज़रूर होता है। तो यदि हम ये जानते हैं कि हमारे जो जीवन में या हमारे ज्योतिष में कहना चाहिए, अश्विनी से लेकर रेवती तक नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों के एक-एक वृक्ष बताए हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, जो व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डालते हैं। तो यदि किसी जातक का जन्म अश्विन नक्षत्र में है और अश्विन नक्षत्र के नक्षत्र में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति यदि बांस या इसका दूसरा नाम है विष, है ना, बांस के वृक्ष को लगाएं और उसकी सेवा करें। अब आप ये जानते हैं कि हम लोग एक वास्तु के रूप में बांस के छोटे-छोटे हम गिफ्ट भी करते हैं। मैंने ये देखा है कई जगह। ये कहना चाहिए कि हम लोग जो चाइनीज़ वास्तु प्रयोग करते हैं, तो मैं आप सबको यहाँ बता दूँ कि हम छोटे-छोटे जो कहते हैं जिसको हम बड़े वृक्षों को बहुत छोटा करके उनको कर दिया जाता है, और छोटे-छोटे वृक्ष बनाकर पीपल को भी हम उसका छोटा रूप बनाकर और हम गिफ्ट में कर देते हैं। तो कृपया जो बड़े होने वाले वृक्ष हैं, इनका छोटा रूप करके उन्हें गमलों में लगाकर और अपने घरों में हम सजा के रख देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो बड़ा वृक्ष, उसकी प्रकृति ने उसे बड़ा वृक्ष बनाया है, उसकी प्रकृति को हम बदल कर, तो ऐसा कदापि न करें आप सभी। बाँस के पौधे, बाँस का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसे विस्तृत उसको फैलने के लिए जगह दें, उसकी पूजन-अर्चन करके अश्विन नक्षत्र में जो जन्म लिए हैं जातक, उसका शुभ प्रभाव ग्रहण करें। मैं तो सभी से कहूँगी कि जो छोटे-छोटे पौधे कर दिए जाते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, उन्हें क्या कहते हैं वो? बोनसाई बोनसाई मैडम, बोनसाई, बोनसाई। करेक्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो बोनसाई के रूप में हम जो कर लेते हैं, कृपया करके ऐसा न करें। उनको प्रकृति के रूप में, प्रकृति में उन्हें फैलने दीजिए, उन्हें बड़ा होने दीजिए, और उनका पूजन-अर्चन, सेवा और जो भी उनको खाद-वाद डाल के उनको रोकिए मत। उनके अपने जो प्राकृतिक रूप से उनको वंचित ना रखें, ये मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ। आगे अश्विन नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र होता है भरणी। भरणी नक्षत्र में जो फालसा होता है, आप सभी जानते होंगे, ये फालसा हम बचपन में छोटे-छोटे इसके फल खाया करते थे। तो ये जो फालसा होता है, इसका लगाना भरणी नक्षत्र में जो जातक जन्म लिए हैं, फालसा का वृक्ष लगाकर उसका शुभ प्रभाव ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही आगे हम आते हैं कि जो तृतीय हमारा नक्षत्र है वो कृतिका नक्षत्र होता है, तीसरा नक्षत्र। और इसमें गूलर का वृक्ष, इन जन्म नक्षत्र में जो जन्म लिए हैं जातक, उन्हें गूलर के वृक्ष की सेवा करना बहुत शुभ फल प्रदान करता है यह। आगे आते हैं हम रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का बहुत कहना चाहिए प्रिय नक्षत्र माना जाता है।
चंद्रमा जो है, रोहिणी, ये सारे जो नक्षत्रों के मैं नाम ले रही हूँ, 27 नक्षत्र हैं। ये सभी ऐसा कहा जाता है हमारे कथाओं में, पुराणों में, कि यह सभी पत्नियां होती हैं चंद्रमा की। और चंद्रमा हर 2.25 दिन में इन सभी नक्षत्रों से, मतलब राशियों में 2.25 दिन में तो हर नक्षत्र में गोचर करते हैं, हर नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं। रोहिणी नक्षत्र इन्हें सबसे प्रिय कहा गया है। तो रोहिणी नक्षत्र के लिए जामुन का जो वृक्ष बताया गया है हमारे शास्त्रों में, यह अति महत्वपूर्ण बताया है। इनका आप जरूर रोपण करके रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए यह शुभ प्रभाव देने वाला हो रहेगा। आगे हम आते हैं जो अश्विन, भरणी, कृतिका, उसके बाद रोहिणी, रोहिणी के बाद मृगशिरा नक्षत्र आते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में खैर का वृक्ष शुभ बताया गया है। तो जिन जातकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वे खैर का वृक्ष लगाकर और अपने लिए शुभ प्रभावों को प्राप्त किया जा सकता है इनका। आर्द्रा नक्षत्र वाले बहेड़ा नामक वृक्ष होता है। ये सारे वृक्ष हमारे जाने पहचाने हैं और हम इन सभी को जानते हैं। बचपन में और जंगलों में जब हम जाते हैं, खेतों में आपको इस तरह के वृक्ष मिल ही जाते हैं। तो जो आर्द्रा नक्षत्र वाले जातक हैं, उन्हें बहेड़ा नामक वृक्ष को लगाकर उसके शुभ प्रभाव को ग्रहण करना चाहिए। आगे हम आते हैं पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र के लिए बांस भी बताया गया है। आगे मैंने एक अश्विन नक्षत्र के लिए भी बांस बताया गया है, उसी तरह पुनर्वसु नक्षत्र के लिए भी बांस वृक्ष को लगाना शुभ बताया गया है। आगे पुष्य नक्षत्र आता है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र के लिए पीपल वृक्ष को लगाना शुभ बताया है। आप सभी जानते हैं पीपल वृक्ष को हम घरों में हमें नहीं लगाना चाहिए और न ही इसका बोनसाई रूप हमें अपने घरों में रखना चाहिए। खासकर ये पुष्य नक्षत्र वालों को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और सभी से निवेदन है, पुष्य नक्षत्र आपका हो या न हो, आप कभी बोनसाई रूप में इसे घर में न रखें। इसे बाहर लगाइए, घर के दूर लगाइए। तीसरे और चौथे प्रहर इसकी छाया हमारे घरों पर न पड़े, इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। और पुष्य नक्षत्र वालों को पीपल का वृक्ष, इसका पूजन करके इसके सामने घी का दिया जलाकर या सरसों का तेल का दिया जलाकर, आप सभी जानते हैं शुभ होता है, उसे शुभ प्रभाव इसका प्राप्त होता है। आगे हम आते हैं अश्लेषा नक्षत्र पर। अश्लेषा नक्षत्र के लिए नाग केसर का वृक्ष जो है शास्त्रों में कहा गया है। अश्लेषा नक्षत्र में जो जन्म लिए हुए जातक होते हैं, उन्हें नाग केसर वृक्ष को लगाकर इसके शुभ प्रभावों को प्राप्त करना चाहिए। वैसे ही आगे हम मघा नक्षत्र में आते हैं। तो मघा नक्षत्र के लिए बरगद वृक्ष को लगाकर और इसकी पूजन अर्चन, बरगद का हम सभी पूजन अर्चन करते हैं। आप सभी को मालूम है कि बड़ का पेड़, महिलाएं भी इसकी पूजा करती हैं और हर शनिवार गुरुवार को कहते हैं इन वृक्षों पर सारे देवता, जो हमारे जितने भी देवता हैं, सुर असुर सभी इस पर निवास करते हैं। यह बहुत शुभ वृक्ष होता है। इसका भी बोनसाई या हमारे घरों में इसको लगाना शुभ नहीं होता, पर हमारे घरों से दूर खेतों में इन्हें लगाया जा सकता है, इनकी पूजा की जा सकती है और इनका शुभ प्रभाव हम प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं, उन्हें ढाक का वृक्ष लगाना चाहिए और उसका पूजन अर्चन करके उसका शुभ प्रभाव प्राप्त किया जाना चाहिए। आगे हम आते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पाकड़ का वृक्ष या प्लक्ष कहते हैं जिसको हम, या पाकड़ भी कहते हैं, हमारे जो लोकल लैंग्वेज में पाकड़ कहा जाता है, तो इसका वृक्ष शुभ होता है। और हस्त नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म नक्षत्र हस्त है, वे अरीठा या हम रीठा भी कह सकते हैं, इसके वृक्ष को लगाकर अपना नक्षत्र को बलवान किया जा सकता है। आगे हम आते हैं चित्रा नक्षत्र की ओर। चित्रा नक्षत्र वालों को बेल का फल या बेल का वृक्ष जो होता है, बेल पत्ती जो चढ़ाई जाती है भगवान जी पर, तो इसका जो वृक्ष होता है बहुत बड़ा होता है। तो चित्रा नक्षत्र में जन्म लिए हुए जो जातक होते हैं, वे बेल के
वृक्ष को लगाकर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अपने नक्षत्र स्वामी को, नक्षत्र को बलवान करके उसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम आते हैं स्वाति पर। स्वाति नक्षत्र में हम अर्जुन का बताया गया है। अर्जुन वृक्ष की जो छाल होती है बहुत उपयोगी होती है। सब खासकर हमारे आदरणीय जो पतंजलि के सदस्य हैं वे तो सभी जानते हैं। मैं यूं ही ज्ञान देने का प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज कहा गया है, इसलिए कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि अर्जुन की छाल जो होती है वो बहुत कई जगह उसका उपयोग करके हम इसका शुभ प्रभाव स्वास्थ्य के लिए भी ग्रहण कर सकते हैं। तो स्वाति नक्षत्र के लिए अर्जुन का जो है वृक्ष बहुत उपयोगी होता है। आगे हम आते हैं स्वाति के बाद विशाखा नक्षत्र में। जिन जातकों का जन्म विशाखा नक्षत्र में होता है उनके लिए पाह या कटाय, या इसे हम लोकल लैंग्वेज में कंटकारी भी कहते हैं, ये देखा होगा, जनरली जंगलों में पाया जाता है यह वृक्ष। तो विशाखा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वे इन वृक्षों को लगाकर, इस वृक्ष को लगाकर शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। आगे अनुराधा नक्षत्र में मौलसरी बताया गया है। मौलसरी वृक्ष को लगाकर अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातक जो होते हैं वे शुभ प्रभावों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम ज्येष्ठा नक्षत्र पे आते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में देवदार का वृक्ष या अरीठा भी इनके लिए शुभ होता है। इन दोनों को ही लगाकर यह जो जातक होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में जो उत्पन्न होते हैं जातक, ऐसे ही पहले मैंने हस्त नक्षत्र के लिए भी अरीठा बताया था, और ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक भी अरीठा को या देवदार के वृक्ष को लगाकर इसका शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। मूल नक्षत्र वालों की हम बात करते हैं कि जो जातक मूल नक्षत्रों में जन्म लेते हैं वे राल के वृक्ष, राल आप सभी जानते हैं, इनको जो है लगाकर, या कहते हैं कि मूल नक्षत्र वाले समस्त वृक्षों को लगाकर, जितने वृक्षों के नाम में ले रही हूं उनमें से कोई भी वृक्ष यदि लगाएं, या उनके लिए विशेष तौर पर राल का बताया गया है, राल वृक्ष हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी तक मैंने जितने वृक्षों का नाम लिया है उनमें से कोई भी वृक्ष लगाकर अपने लिए शुभ प्रभाव इसका प्राप्त कर सकता है। ये मैंने बात कही है मूल नक्षत्र वाले के लिए। मूल नक्षत्र से आगे हम आते हैं, उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जामुन का पेड़ बताया गया है। इसके पहले जामुन का मैंने एक बार और भी आपको बताया है रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले और रोहिणी नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं जिनका जन्म रोहिणी या पूर्वा नक्षत्र में होता है वे जामुन का पेड़ लगाकर उससे शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ओर आते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कटहल का वृक्ष बताया गया है। कटहल का वृक्ष भी, कटहल हम सभी, कई लोग खाते भी हैं इसे, जैक फ्रूट के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो इसको पका कर भी जब खाते हैं बहुत स्वादिष्ट लगता है, मीठा मीठा लगता है। तो उत्तराषाढ़ा में जो जातक जन्म लेते हैं उनके लिए कटहल का वृक्ष शुभ बताया है। आगे हम श्रवण नक्षत्र में आते हैं। श्रवण नक्षत्र में आक का पेड़ लगाना शुभ बताया है। आक आप सभी जानते हैं आक का, और घनिष्ठा में जटामासी है ना, जटामासी या इसे छोकरा भी कहते हैं, जो लोकल लैंग्वेज होती है हमारे यहाँ की। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, भोपाल की, मेरा निवास भोपाल में है, तो यहाँ पर इसे छोकरा कहा जाता है एक लोकल लैंग्वेज में, और वैसे इसका शास्त्रोक्त नाम जटामासी कहा जाता है। इसे घनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए यह वृक्ष लगाना शुभ बताया गया है। आगे हम शतभिषा में आते हैं। शतभिषा में कदम्ब का पेड़, जो हम सभी जानते हैं, बचपन में हम सभी ने कविता पढ़ी है, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इसमें बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बहुत शुभ, हमारे कृष्ण जी को भी यह वृक्ष अति प्रिय था, और जो शतभिषा नक्षत्र से संबंध रखते हैं, इस शतभिषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वे कदम्ब का पेड़ लगाकर उसका यदि
बता रही हूँ मैं कि बढ़िया उसका देख रेख करते हैं, बहुत शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही आगे हम चलते हैं। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आम का वृक्ष अति शुभ बताया है। वैसे तो देखिए, आम का जो वृक्ष है ये सभी के लिए शुभ ही प्रभाव देने वाला होता है, लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं जातक, यदि इस आम के पेड़ को लगाते हैं तो इनके लिए यह विशेष फलदायी हो जाता है। उत्तरा भाद्रपद में नीम का पेड़ बताया है। नीम का पेड़ भी आप सभी जानते हैं कि कितना हमारे लिए उपयोगी है। और नीम के अलावा सोनपाठा कहते हैं जिसे, सोनपाठा भी लगाकर अपने लिए शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। अंत में अंत वाला नक्षत्र हमारा है रेवती नक्षत्र। अंत का नक्षत्र रेवती है। रेवती में जो जातक जन्म लेते हैं उन्हें महुआ का वृक्ष लगाना बहुत शुभ कहा गया है। महुए की उत्पत्ति करना शुभ बताए गए हैं, लेकिन महुए का जहां तक मैं जानती हूँ कि कठिन है लगाना उसे, लेकिन जो भी है, रेवती के स्वामी, वैसे जो रेवती स्वामी के स्वामी होते हैं रेवती नक्षत्र के, उन स्वामी को लेकर भी हम गुरु के पेड़ की भी हम वो कर सकते हैं। गुरु से संबंधित वृक्ष को लगाकर भी हम रेवती नक्षत्र का जो शुभ प्रभाव जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस नक्षत्र के स्वामी का मैं आपको नाम बता देती हूँ। इस नक्षत्र के स्वामी, जो रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं, कहना चाहिए ये बुध हैं। तो बुध से संबंधित किसी भी प्रकार का वृक्ष हम लगा सकते हैं। मिथुन या कन्या राशि में मैंने आपको बताया है, उससे संबंधित भी वृक्ष लगाकर हम इस नक्षत्र का शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिए पूरे नक्षत्र, 27 नक्षत्र हमारे जो होते हैं उनके बारे में वृक्ष। इससे पहले मैंने आपको ग्रह, उनकी दिशाएं, विदिशाएं, उनके बारे में भी बताया था। तो जो हम खास पेड़, जो बरगद, वट, पीपल और अश्वत्थ, अश्वत्थ यानी कि हाँ वो पीपल को अश्वत्थ कहते हैं, और अनार, इन सब की दिशाएं भी फिक्स है। यदि आप दिशा जो बताई गई दिशा हैं उनके आधार पर यदि लगाते हैं तो आप इसकी शुभता में और अत्यधिक शुभता को जोड़ते जाएंगे, है ना। यदि मान लो दिशा और राशि और नक्षत्र, इन तीनों का आप बकायदा एक अच्छी तरह से अध्ययन करके, आप यदि इनकी दिशाओं के आधार पर भी यदि आप इनका रोपण करके, इनकी पूजा अर्चन करके और करते हैं इसकी सेवा, तो आपको बहुत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा ही होगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि खेत का स्वामी कौन है। यदि आप कहीं खेती कर रहे हैं, आपके पास जितने भी एकड़ की जमीन है जहां आप लगाना चाह रहे हैं यह वृक्ष, उस वृक्ष को जिस स्थान पर लगाया जा रहा है वहां के स्वामी को आपको देखना होगा कि उस जो जमीन है उसका स्वामी कौन है, उसकी राशि कौन है, उसका नक्षत्र क्या है। उस आधार पर, क्योंकि गृह स्वामी का अच्छा होना, स्वस्थ होना, और गृह स्वामी ही एक ऐसा होता है जो पूरे घर को चलाता है, वो उसका मुखिया होता है, उसका शुभ प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। तो हमें भाई इस घर में, या जिसकी भी, यदि मान लो घर गृह स्वामी की किसी कारणवश वो नहीं है या वो मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद उस जमीन का ओनर कौन है, उसके आधार पर, उसकी राशि के अनुसार या नक्षत्र के अनुसार भी हम वृक्षों को रोपण करके, उसकी सेवा करके उनके शुभ प्रभाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुआ राशि, दिशा, नक्षत्र और ग्रहों के आधार पर वृक्षों को हम किस तरह लगाएं, किस दिशा में लगाएं और उनके शुभ प्रभावों को प्राप्त करें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहद संहिता करके, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ज्योतिष में 3 हमारे शाखाएं हैं, संहिता, होरा और अपना सिद्धांतिक। तो सिद्धांत में तो हम पूरा गणित पढ़ते हैं, उसकी चर्चा तो अभी हमें करनी नहीं है। होरा या फलित ज्योतिष, जिसमें हम एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का भविष्य, वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान बताते हैं, उसे भी हमें यहाँ चर्चा करनी नहीं है। हमें यहाँ पर
फसलों को लेकर या पूरी सृष्टि को लेकर, पर्यावरण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि हम संहिता ज्योतिष में इसका अध्ययन करते हैं। और संहिता ज्योतिष जो होती है ये हमारी, इसके लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने बृहत संहिता, कई शास्त्र या हमारे कहना चाहिए ग्रंथ कई हैं, लेकिन हमने जो हमारे आचार्य जब हम पाठ्यक्रम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमने बृहत संहिता नामक एक ग्रंथ का अध्ययन किया था, बृहत संहिता। और इसमें पूरा एक 2-3 चैप्टर इतने अच्छे हैं कि किस तरीके से चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या वृष्टि विचार उसमें दिया गया है। भाई किसानों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि इस साल वर्षा होगी, नहीं होगी, कब होगी, कितनी होगी, उसके लिए उसे क्या वो करना चाहिए, कहना चाहिए उपाय करना चाहिए, किस फसल को लगाना उसके लिए उपयोगी होगा। जब पुराने समय में, जब ज्योतिष शास्त्र जो हमारा बहुत पुराना शास्त्र है, तब आजकल जैसे जो हमारे आधुनिक यंत्र बन गए जिनसे हमें ज्ञान हो जाता है, लेकिन उस समय इन नक्षत्रों, ग्रहों को और सूर्य चंद्रमा की स्थिति को देखकर ज्योतिषी अंदाज लगा लिया करते थे हमारे पूर्वज। आपने अपनी दादा दादी या उनसे और पहले की पीढ़ी के, आपको यदि उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, तो मैं आपको बताऊं, वो उनके पास घड़ी या उनका ज्ञान नहीं था, वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे आसमान को देखते थे, नक्षत्रों के आकार को देखते थे, सूर्य चंद्रमा की स्थिति को देखते थे। सूर्य के चारों ओर कोई वलय तो नहीं दिख रहा, चंद्रमा की स्थिति क्या है, चंद्रमा में क्या आकार दिखाई दे रहा है, नक्षत्रों में जो ताराएं होती हैं, हमारी जो रोहिणी नक्षत्र है वो 5 ताराओं से मिलकर बना है, उन 5 ताराओं की आकृति क्या बन रही है, उस आधार पर वे जान लेते थे कि इस बार वर्षा होगी, नहीं होगी, या कितनी वर्षा होगी। ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है जो आज हम तक पहुंचा है, और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ, सौभाग्यवान मानती हूँ कि मुझे उस ज्ञान को पढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक मैं समय को देखते हुए एक छोटा सा आपको इस बारे में बता देती हूँ कि जैसे आप ये देखेंगे कि मयूर, चातक, मेंढक और इनके शब्दों को सुनकर अंदाजा लगा लेना चाहिए। यदि इनके शब्द मधुर शब्द वाले हैं, आपको कर्णप्रिय लग रहे हैं, आकाश को यदि हम देखते हैं तो एक बादलों द्वारा पूरा आकाश आच्छादित है, और मतलब तब हम ये देखेंगे, और ये 2 दिन तक लगातार यही स्थिति बन रही है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस बार वर्षा अच्छी होने वाली है। आगे हम देखेंगे कि मेघों को यदि पूरे, मतलब सूर्य और चंद्रमा को भी ढक रहे हैं मेघ, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बार भी वर्षा जो है वो अच्छी होने वाली है। यदि बिजली की चमक पूर्व दिशा की ओर है, बिजली जब चमक रही है वो पूर्व दिशा की ओर चमक रही है, जल के कण हैं, धूली, जो वायु जो है वो धूली पूर्ण है, और मेघ जो है सूर्य और चंद्रमा को ढक रहे हैं, कहाँ, उत्तर और ईशान और पूर्व दिशा की तरफ यदि हम देखेंगे, और विद्युत का उत्पन्न होना भी पूर्व दिशा की ओर हो रहा है, तो यह अच्छी वर्षा होने के लक्षण होते हैं। पक्षियों का आवाज कलर स्लो आ हो, रही है आपकी। आवाज मेरी स्लो आ रही है, अभी हो हालांकि गई, अभी। मैं ठीक हो गई, जी जी धन्यवाद। और पक्षियों का सुंदर कलर हो, पक्षियों की, और एक कहना चाहिए कि सूर्य चंद्र का एक सुंदर परिवेश हमें दिखाई देता है, किसी तरह का कोई उनमें ऐसा विपरीत प्रभाव दिखाई नहीं देता है। हमने देखा था जब कोरोना काल में, ये हम ज्योतिषियों का आकलन था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोरोना काल आने से पहले हमें बादलों में अच्छा खासा एक नगर बसा हुआ दिखाई दिया था। बादलों की जब हम देखते हैं, बादलों के आकार से, बादल जो छाते हैं और उनका आकार देखने पर समझ में आ जाता है कि कोई विपरीत परिस्थितियां आने वाली हैं। ये जो है हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, वे इन सब को देखकर, यह लक्षण देखकर अंदाजा लगाते थे कि विपरीत परिस्थितियां हमारी पृथ्वी पर आने वाली हैं। तो ये बहुत अद्भुत ज्ञान था उनके पास, जो बहुत कम आज की परिवेश में देखने को मिलता है। और एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे
चंद्रमा यदि रोहिणी नक्षत्र में हो तो वायु, हाँ, एक हमारे ज्योतिष एक पताका को भी बड़े अच्छे से उसका पूजन अर्चन करके और पताका को लटका दिया जाता था और उस पताका को देखते थे कि उस पताका की लहराने की दिशा कौन सी है। यदि पूर्व दिशा की ओर पताका लहरा रही है तो धान्यों की अभिवृद्धि कहते थे। हमारे जातक जो कहते थे कि यदि पूर्व दिशा की ओर जा रही है वो लहराते हुए तो इस वर्ष धान्यों की अभिवृद्धि होगी। पश्चिम दिशा की ओर उत्तम, नैऋत्य दिशा की ओर मध्यम और उत्तर दिशा की ओर यदि पताका लहराती हुई जाती है तो सुवृष्टि, सुवृष्टि का मतलब जान रहे हैं, एक अच्छी खासी वर्षा हमें इस वर्ष प्राप्त होने वाली है। अग्निकोण की ओर यदि पताका लहराते हुए जाती थी तो अग्नि प्रकोप कहा जाता था। और यदि दक्षिण दिशा की ओर अल्पवृष्टि और वायव्य दिशा की ओर यदि पताका लहराती है तो अतिवृष्टि और ईशान कोण की ओर जाती है तो उत्कृष्ट वर्षा कहते थे। तो इस तरीके से, और एक और प्रयोग करते थे वो कुंभ में, क्या करते थे, एक कुंभ या कहना चाहिए मटके घड़े में कुछ बीज रख दिए जाते थे। उस बीज में जो उन्होंने रखे हैं बीज, उनमें अंकुरण देखते थे वो कितने आए हैं। जितने मात्रा में अंकुरण आता था उतनी मात्रा में वर्षा होना, ये उन्हें यह संकेत देता था। अंकुरण यदि अच्छे से आ गए हैं, 100% यदि बीजों में अंकुरण आ गए हैं, ये एक प्रयोग होता था उस समय जब यंत्रों का निर्माण नहीं हुआ था। और आज जो हम इतना विज्ञान में हम प्रगति कर चुके हैं, उस समय इतना प्रगति नहीं हुई थी। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ज्योतिष जो है वह संभावनाओं का, सूचनाओं का एवं रोग निदान का एक दिलचस्प विज्ञान है। और ज्योतिषियों का बस मैं इतना जरूर कहूंगी कि जन साधारण और ज्योतिषियों का जो दृष्टिकोण है ज्योतिष शास्त्र के लिए एक सकारात्मक होना आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक है सकारात्मक होना। और यदि यह सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा तो निश्चित ही ज्योतिष शास्त्र को हम अध्ययन करके हम एक अपने लिए भविष्य हम अपना बहुत अच्छा निर्माण कर सकते हैं और इनके शुभ प्रभावों को ग्रहण करके हम अपना जीवन उत्कृष्ट बना सकते हैं। और हमारे साथी जो हैं सभी के लिए भी हम अपना स्वयं का अध्ययन करके स्वयं का तो बना ही सकते हैं, साथ ही हम अपने सहयोगियों को भी उससे लाभान्वित कर सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत शत शत नमन है। और आप सभी के प्रश्न यदि कुछ हो तो सादर आप आमंत्रित हैं। मेरे जितना भी मुझसे होगा मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और आप सभी का धन्यवाद कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सर्वेभ्यः नमो नमः। जी ओम, सदन को नमन। जैसे पीपल के वृक्ष जो है वो अपने टंकी रखी है या इस तरह से दीवार में निकल आता है, तो कोई इसको जो है किस तरह से निकाल करके उसे दूसरी क्या करना चाहिए? जी, बहुत बहुत अच्छा और कहना चाहिए एक जीवंत विषय है ये प्रॉब्लम सबको आती है। आप ये देखिए कि जो पक्षी होते हैं वो इनके बीजों को खाते हैं और जहां पर इनकी बीट गिरती है वहां पर पीपल का वृक्ष उड़कर आ जाता है। ये हमारे दीवालों पर, टंकियों पे अक्सर देखा जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा वैसे तो ये शुभ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, नुकसान करती हैं और वैसे भी इस वृक्ष को लगाने का यह कोई उचित स्थान तो है ही नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी उगे पीपल का वृक्ष 100 पर्णों, 100 पत्ते होने से पहले इस पीपल के वृक्ष को आप सब सम्मान पूर्वक क्षमा याचना करके इसे निकाल कर किसी अन्य जगह पर, ऐसी जगह पर खुले मैदान में या किसी ऐसी स्थान पर लगाए जहां ये बिल्कुल अपने प्राकृतिक रूप से बढ़िया तरीके से बढ़ सके और संपूर्ण सृष्टि को अपनी वायु और पक्षियों को आश्रय प्रदान कर सके। तो 100 पर्ण इसमें उत्पन्न होने से पहले ही आपको यह करना है कि इसको निकाल कर उसको किसी सुरक्षित स्थान पर लगाकर उसे बड़ा करना है। और ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पीपल वृक्ष को उखाड़ कर यूं ही फेंक देने से कहते हैं ऐसा कि वंश जो है वो उसकी वृद्धि रुकने की संभावना रहती है। तो आप सभी से निवेदन है कि किसी भी वृक्ष को काटना या उसे नुकसान पहुंचाना यह अशुभ ही होता है।
तो आप और कोई प्रश्न हो आपको, यदि और कुछ जानना हो तो कृपया बताएं। रमेश जी, आपको उत्तर मिल चुका होगा आशा करती हूँ। जी जी जी, मेरा जी, उत्तर हो जरूर, गया। आप आदरणीय हैंड रेज है बहुत सारे, तो वो अपने आदरणीय ओंकार जी आदरणीय ओंकार नाथ जी, आप अपना सवाल करें। जी, सदन को खंड नमस्कार। से आदरणीय ओंकार नाथ जी जुड़े हुए हैं। जी जी, नमस्कार दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास अपार ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र के बारे में। मैं जानना नमस्कार। चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी इस ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानता है, तो हमको ये बताएं कि ये चूंकि विज्ञान है, तो आज की विज्ञान की भाषा में इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है? क्या इस पर कोई रिसर्च चल रहा है? इसको जी कैसे विश्वव्यापी कैसे इसको विश्वव्यापी बनाया जाए, क्योंकि भारत विश्व गुरु भी बनने वाला है, तो इसको जी हम पूरे बिल्कुल। विश्व में कैसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। जी बिल्कुल, आप अपनी आगे वाली आने वाली पीढ़ी को कृपया अपना आप माइक यदि बंद कर देंगे तो बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। धन्यवाद। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये आप सभी जानते हैं। अभी योग करते समय हमने सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार किया है ना, तो यह एक साक्षात प्रमाण है। और ज्योतिष विषय सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित है। ऋतु परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों गर्मी आ रही है, क्यों ठंड आ रही है, क्यों बारिश हो रही है, सूर्य जो होता है वो एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करता है, मीन राशि और मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है, आप देखिएगा तब वसंत ऋतु का आगमन होता है। वृष और मिथुन में जब सूर्य रहते हैं तब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। कर्क और सिंह में वर्षा, कन्या और तुला में शरद, वृश्चिक धनु में हेमंत, मकर कुंभ में शिशिर। सूर्य तो हमारे पिता स्वरूप है। हम ग्रहों में बता देते हैं आपको कि सूर्य को हमने पिता स्वरूप माना है। आप सभी जानते हैं कि इस सृष्टि के पालनकर्ता सूर्य हैं। और हमारी कुंडली में भी चूंकि सूर्य सब जगह नहीं जा सकते, तो एक पिता के रूप में परिवार में जो पिता होता है उसे सूर्य का दर्जा प्राप्त होता है। और ये जो पिता हैं हमारे, जो हमारे परिवार का लालन पालन करते हैं, वही सूर्य है। जो इस सृष्टि का लालन पालन करते हैं तो सूर्य हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा माता का स्थान रखते हैं। माता जो होती है सबका लालन पालन करना, मन का कारक। कहते हैं ना, मन अच्छा तो सब अच्छा, मन दुखी तो सब कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो क्या है ये? चंद्रमा है, माता का स्थान रखता है चंद्रमा। तो हम इसे नकार नहीं सकते। ये सृष्टि ने एक प्रमाण आपके सामने रखा हुआ है कि इन्हें देखिए। हमारे पूर्वज मैं पहले ही बता चुकी हूं, उनके पास तो कोई तंत्र मंत्र नहीं थे, न उन्हें ज्ञान था, न वे पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं था। लेकिन हमसे कहीं ज्यादा ज्ञान उन्हें था और वो जान जाते थे कि इस बार वर्षा होगी, कितनी होगी। आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि खैर मैं अभी पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ कि इस आधार पर आप नई पीढ़ी को बता सकते हैं। और आजकल तो योग का इतना प्रचलन है, तो उसमें सूर्य नमस्कार हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चंद्र नमस्कार हमने किया, क्यों किया? इसके पीछे कोई कारण तो होगा। आज की पीढ़ी हमसे प्रमाण मांगती है, यही प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है हमारे सामने। आप ये देखिए, ग्रहण पड़ता है, ग्रहण पड़ता है, अमावस्या आती है। जो लोग मनोरोगी होते हैं आप उनको देखिएगा, उनके परिवार, उनके स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है आपको। अतिवृष्टि होना हो, बहुत तेज आंधी तूफान आना हो, तो आप देखिएगा गायें घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं उस दिन। ये बहुत, नहीं तो गायें सुबह निकलकर शाम को वापस आती हैं। लेकिन यदि गायें अपना घर छोड़कर नहीं जा रही हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि आज कुछ न कुछ आंधी तूफान आना है, गायों को मत निकालिए घर से। इसका मतलब वो आपको संकेत दे रही हैं। कुत्ते विचित्र भाषा में बात कर रहे हैं। मेंढक बारिश आने से पहले टरटराना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? यह संकेत हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और हम इसका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करके हम इसका लाभ ले सकते हैं, बजाय इसके, मतलब इससे होने वाले जो प्रकोप हैं, या कहना चाहिए बहुत खराब अशुभ प्रभाव होता है, उन्हें हम कम करके हम अपने लिए इसके लिए प्रभावी भी बना सकते हैं, यदि हमें इसका संपूर्ण ज्ञान हो। तो नई पीढ़ी भी आजकल जागृत हो रही है।
मैं भी बहुत पुरानी पीढ़ी से नहीं हूँ आपको मैं बता दूं कि हमारे सभी जो साथ के लोग हैं, सभी नई पीढ़ी के लोग हैं जिनके साथ में अध्ययन करती थी, सभी मुझसे छोटी उम्र के थे बच्चे जो आज हमारे ज्योतिष जो हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जिसमें पढ़ रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि नई पीढ़ी भी आजकल जागृत हो रही है। जी, आगे का प्रश्न कुछ हो तो बताएं। जी दीदी, दीदी मेरा मेरा कहना प्रश्न है दीदी कि जी जी ये ओमकारनाथ जी जी, अनम्यूट कृपया कर लीजिए, बताएं। म्यूट हो गए। ओम ओम दीदी, हमारे बहुत सारे प्रश्न है लेकिन अब वक्त कम है, तो आपका नंबर दीजिए। नहीं तो यूट्यूब पर आप कहाँ मिलेंगी, वही बात कर। यूट्यूब पे तो मेरा कोई चैनल नहीं है, आप मेरा नंबर सभी लोग नोट कर लीजिए। 8989803545। 8989803545। ये मेरा नंबर है। नाम क्या है और आपका? मेरा ज्योतिषाचार्य स्मिता पंडित। मैं महाराष्ट्र से वैसे बिलोंग करती हूँ, हमारे पूर्वज महाराष्ट्र के थे। और जैसा कि मैंने कल ही आपको, हाँ मेरा नाम आप स्मिता पंडित मेरा नाम है। 8989803545। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूर्वज जरूर कृषि कार्य से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हमारी दादी नाग पंचमी पर नाग बनाकर, चित्र बनाकर, और हमें बहुत कहती थी बेटा आज पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाना है, चाकू कैंची नहीं लगाना है, जमीन को नहीं खोदना है। तो इस तरह के निर्देश हमारी दादी के हुआ करते थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भी शायद कृषि जगत से कहीं ना कहीं, वैसे भी हमारा है ही, क्योंकि हम जो आहार लेते हैं, आपके जो इस समय का योगा आहार करके जो हम आप कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, इसका नाम भी मुझे बहुत पसंद आया है, नाम भी यही है। तो कहीं ना कहीं कृषि जो है हमारे सभी के जीवन को प्रभावित करती है। तो मैं चाहूंगी कि आप आगे कृषि की उन्नति के लिए ज्योतिष शास्त्र का भी सहयोग लें। एक कहते हैं ना, हम वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं, जो उपाय हैं, उन्हें तो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र का उपयोग भी करेंगे तो निश्चिंत ही आप एक बहुत लाभान्वित होंगे और बहुत अच्छा इसका प्रभाव प्राप्त करेंगे। जी जी बहन जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर है। आप जब युगहार का नाम आपको बहुत पसंद है, तो मैं युगहार का नाम रखने वाले नामकरण पंडित जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय पवन कुमार जी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। जो इनका हमारे कुशल मार्गदर्शक है इस क्लास के, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आदरणीय हमारी आज की बहन जी ज्योतिषाचार्य बहन जी से संवाद करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद मुनीलाल जी। और बहुत सुंदर आज के हमारे मुख्य अतिथि, उन्होंने बहुत सुंदर अपना मार्गदर्शन दिया है, आपका अभिनंदन। और बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस प्रकार से ये जो विषय है, ये इसमें परेशानी इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे कुछ पीढ़ियों ने इसके बारे में कुछ न पढ़ा, न इसके बारे में पढ़ाया गया, और न ही इसके बारे में चिंतन हुआ। हाँ लेकिन जी, धीरे नहीं धीरे एक्चुअली हमारी क्या है, मैं आपको बताऊं कि इसमें हम अपनी पीढ़ियों को नहीं दोष दे सकते हैं। हमारे देश में इतनी आपत्तियां आई हैं, मुगल काल आया, हमारे सारे ग्रंथ जला दिए गए, तो एक जो ज्ञान मिलना चाहिए वो उससे हम वंचित रह गए हैं। तो इसका हम अब जागृत हो चुके हैं, तो अब हमें अपने स्तर पर कार्य करके, मैं तो कर ही रही हूँ, अपने स्तर पर कार्य करके इस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी पवन जी। जी, 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 बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। और तो इसका ये पुनर्जागरण, और ये क्योंकि कई वर्षों तक इससे वंचित रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें वंचित नहीं रहे हैं, जैसे कि हमारे जो त्योहार हैं, और हमारे जो घर में ऐसे कार्यक्रम होते हैं,
तो उसमें तो निश्चित रूप से ज्योतिष शास्त्र का काफी ज्यादा उपयोग रहा है, लेकिन कृषि शास्त्र में निश्चित ये इसका आज जो हम पूजन करते हैं पेड़ों को, ये मैं कहूंगी हमारी माताओं का विशेष इसमें योगदान रहा है। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ कि आज एटलीस्ट हम लोग आंवला, पीपल, इनका महत्व जानकर इन वृक्षों को जीवित रखे हुए हैं और हमारी इस संस्कार या कहना चाहिए विधा को उन्होंने जीवित रखा। तो जी जी जी, बहुत सुंदर। तो इस तरह से ये जो आप पुनर्जीवित करने का जो विषय है, इस आधुनिकता के दौर में भी इसको किस प्रकार से इसको किया जाए, इसमें आपने प्रकाश डाला। यह भी बिल्कुल सत्य है कि जो पेड़ हैं वो खेतों में लगने चाहिए और उसका उसका जो पर्यावरण पर जो प्रभाव है, न केवल मनुष्य के ऊपर, बल्कि मुझे लगता है कि बाकी जो पक्षी हैं और अन्य कीट हैं, उनका भी एक जीवन चक्र इनके पेड़ों की वजह से चलता है। तो उन सब के लिए पेड़ों का महत्व तो हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने यह भी बात बताई थी कि इनको हमें घर के पास नहीं करना चाहिए, इसको खेतों में ही लगना चाहिए। और लेकिन आज की तारीख में ये बहुत सारा वर्ग अब एक शहरों में रहने लग गया है, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में रहने लग गया है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको क्या कैसे इसका लाभ लेना चाहिए? और कैसे इन वनस्पतियों का उपयोग उनके जीवन में समृद्धि ला सके, इस बात पर भी आप प्रकाश अगर डालेंगे, तो बहुत ऐसे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। और निश्चित रूप से हम किसी न किसी रूप में इसकी जो पढ़ाई है या इसके बारे में इसको संस्कार के रूप में हमारे जीवन में बच्चों को ज़रूर बताने की ज़रूरत है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा इसकी आवश्यकता लगती है और वैसे आवश्यकता सभी जगह है। और आपने यह भी बताया कि इसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है, तो लेकिन पुरुष इस चीज़ से वंचित किसी कारण से अगर रह जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपका और मार्गदर्शन मुझे लगता है कि और इस विषय पर हमें बार-बार चिंतन, मनन और बातचीत करने की ज़रूरत है। आने वाले समय पर अगर हम इस विषय पर और ज़्यादा बातचीत करें और इस चीज़ को और समझने का प्रयास करते हैं, तो शायद हम इसको प्रैक्टिस में लाने का प्रयास हो सकता है। और कई जगह पर मैंने ये भी देखा है कि नवग्रह वाटिकाएँ चाहे सरकार ने किया है या व्यक्तिगत लोगों ने भी अपने घरों में इस तरह की वाटिकाएँ और इस तरह से लगाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से इन सब का प्रभाव है हमारे जीवन में। कृषि में जो हमारे बहुत सारे प्रचलित माध्यम हैं, जैसे हमने इस मंच पर घाघ और भड्डी की कहावतों के बारे में पूर्व में चर्चा की थी। साथ ही बायोडायनामिक कृषि जो कि पूर्ण तरह से चंद्रमा पर आधारित नक्षत्रों पर आधारित कृषि पर आधारित एक बड़ा विज्ञान है। उसके ऊपर भी कुछ एक हमारे अतिथि आए थे, उन्होंने भी इस विषय पर अपनी जानकारी बताई थी। तो धीरे-धीरे हमें एक समन्वित रूप से सभी तरह से मतलब ज्ञान, विज्ञान और हमारा जो प्राचीन जो विज्ञान है, उसको साथ रहते हुए कृषि को और हमारे दिनचर्या को, हमारे जीवन शैली को प्रभावित करने वाली सभी ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हुए उचित इसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो इतना कह कर के मैं पुनः सभी का अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम में आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ और तिवारी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। धन्यवाद आदरणीय सर जी। और डॉक्टर रोशन लाल जी राउत साहब, बालाघाट, मध्य प्रदेश से, आप अपना सवाल करें। जी जी, सदन को कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं थोड़ा सा बीच में बाहर हो गया था, अगर जानकारी प्रश्न रिपीट हो रहा हो तो कृपया उसको वैसा ना ले। मेरा ये प्रश्न था कि क्या जो घर बनाते तो कई सारे पौधे निषिद्ध बताए गए हैं, तो थोड़ी सी अगर इसको जानकारी दे जिनको हमें बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए हमारे घर में, क्या इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे तो बड़ी कृपा होगी। जी जी जरूर जरूर। देखिए ऐसा कहते हैं कि वृक्षादुक्त संकटश्च फलिनास्त्यज्य गृहास्तः, मतलब कहने का ये है कि
कांटेदार वृक्ष होते हैं, खट्टे फल वाले वृक्ष होते हैं, इनको या दूध जैसे हम तोड़ने के बाद दूध निकलता है, देखिए आप कुछ वृक्षों से, ऐसे वृक्षों को घर में नहीं लगाना चाहिए, यह बताया गया है। लेकिन अगर लगाया ही है, किसी को मान लीजिए कनेर का वृक्ष बहुत पसंद है और कनेर का तोड़ते हैं हम तो दूध निकलता है, तो उसकी निश्चित दिशा निर्धारित की जाए, उसे दक्षिण दिशा या नैऋत्य दिशा में लगाया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। मैंने इसलिए ग्रह बताएं, दिशाएं बताई, विदिशाएं बताई, नक्षत्र बताएं, उस आधार पर आप दिशा निर्धारण करके उन वृक्षों को वहां रोपित करके और इनका शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैंने बताया था, बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं जिनको बहुत जगह चाहिए पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया तरीके से विकसित होने के लिए, अपनी समस्त शाखाओं को फैलाने के लिए, ऐसा स्थान उस वृक्ष को दें तो निश्चित ही वो आपके लिए शुभ फलदायी ही होगा। आप ये सोचिए ना कि आपने उसको वृद्धि करने के लिए, आपने उसको फलने फूलने के लिए एक जगह प्रदान की, कितनी बड़ी बात है ये। तो क्या वह वृक्ष आपके लिए शुभ नहीं होगा? तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जो वृक्ष गलती से उगाते हैं तो उन्हें सही दिशा में और सही जगह पर ले जाकर उनका रोपण कीजिए और उन्हें लालन पालन करके एक बड़ा विस्तृत वृक्ष का आकार लेने दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में थोड़ा सा मैं एक और वो चाहूंगा, एक्चुअली हमारे जो कई पुराने लोग कहा करते थे कि बांस और वंश का नाश, तो ऐसा कहा जाता है। तो क्या बांस, क्योंकि आजकल बड़ी परंपरा चली है, कोई भी अपने घर में बांस लगा रहा है और वो छोटे जो बांस जो आते हैं चाइनीज वाले, वो घर के अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं, तो इसके बारे में भी आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। जी हाँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप शायद बाहर हो गए थे। देखिए बांस जो है यह बहुत बड़ा होता है और इसे भी लगाना शुभ होता है, लेकिन घर के बाहर या तो आप किसी खुले स्थान पर इसे लगाएं, अपने घर में इसको नहीं लगाना है। और जो बोनसाई के रूप में एक छोटा सा गिफ्ट हम एक दूसरे को देते हैं, कृपया करके ऐसा न करें। देखिए ये कहाँ की प्रथा है, ये चाइनीज हमारे कई वास्तु होते हैं जो चीन की प्रथाएं, ये वहां के वातावरण के लिए, वहां की जलवायु के लिए, वहां के वास्तु के लिए शुभ है, हमारे लिए शुभ नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो चाइनीज हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं, बांस के छोटे छोटे बोनसाई हम प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे को, कृपया करके ऐसा न करें। उस पेड़ की, उस वृक्ष की जहां जगह है, जिस प्रकृति ने उसे जो स्वभाव दिया है, उस आधार पर उसे स्थान प्रदान करें, यही मैं आपसे निवेदन करूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से अपना सवाल करें। धन्यवाद मुनिलाल जी। बहन जी, आपने जानकारी बहुत अच्छी दी। कुछ बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और मार्गदर्शन चाहता हूँ। ज्योतिष विज्ञान जो है, उसमें का विज्ञान जो है, विज्ञान को आज का विज्ञान मान लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, क्या लगेगा, कितने दूरी पर ग्रह तारे नाश यानी आदि, ये जो पार्ट ज्योतिष विज्ञान में आता है, इसको आज का विज्ञान मानता है। लेकिन उसी का दूसरा हिस्सा जो है, जिसको हम फल ज्योतिष बोलते हैं, यह फल ज्योतिष जो है, इसमें सारी गड़बड़ है। क्योंकि फल ज्योतिष बताने वाले भी अपने घर के परिवार वालों का भी फल ज्योतिष नहीं बता पाते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे एक परिचित है, जो जिन पंडित जी ने 1000 से ज्यादा मतलब कुंडलियां देखी और लोगों की शादियां बना दी, और उनकी खुद की 2 बेटियों में से एक विधवा हो गई और एक हस्बैंड को छोड़ के आ गई और जिंदगी भर घर में रही। तो औरों के कुंडलियों के माध्यम से या दूसरों के माध्यम से औरों को जो फल ज्योतिष बोलते हैं, वो तो खुद के घर में भी अगर फल ज्योतिष नहीं कर सकते तो ये एक बात। तो वैसे ही आज के जो वास्तु शांति के नाम से एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है। जो कंक्रीट के मकान होते हैं मुंबई में सभी जगह पे, वहां पे तो दिशाएं बदली नहीं जा सकती, एक लिमिटेशन है। कहीं पे भी लोग रहते हैं, फॉरेन में भी जो ये फल ज्योतिष आदि मानते नहीं वो रहते हैं, उनके तबीयत पे या उनके इस पे स्वास्थ्य पे कोई दुष्प्रभाव होता नहीं। तो ये फल ज्योतिष ही गड़बड़ है। तो ये फल ज्योतिष के बारे में आप मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए पहला प्रश्न आपका था फलित को लेकर।
हालांकि यहाँ विषय फलित वाला इसलिए नहीं है, मैंने आपको बताया था ज्योतिष में 3 शाखाएं हैं, सिद्धांतिक, फलित और संहिता। ये जो हम आज यहाँ योगाहार कार्यक्रम में हमने संहिता इसलिए लिया है क्योंकि ये पर्यावरण से और एक अब जैसे भूकंप आ रहा है तो वो सब पे प्रभाव डाल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं। तो संहिता के अंतर्गत सामूहिक रूप से जो घटनाएं घटित होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसका मैंने बताया। लेकिन चूंकि अब आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ज्योतिषी ने कभी अपने घर परिवार के सदस्यों का देखना ही नहीं चाहिए। क्यों? मैं अपने ही बारे में आपको बता देती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, बच्चों की कुंडलियां देखती हूँ, तो मैं उसमें मेरा स्वार्थ निहित होता है, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्योतिष आखिर हूं तो मतलब अब वो माँ ही हूँ बच्चों की, तो मैं अपने बच्चों की कुंडलियां भी नहीं देखती हूँ। तो कृपया करके आप अपने जिनसे लगाव रखते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि आपको इसके लिए विस्तृत होना होगा, निष्पक्ष भाव से आपको कुंडली देखना होगा। लेकिन वो निष्पक्षता हम अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों के लिए नहीं ला पाते हैं। आप किसी और से इसका ले सकते हैं। और रही बात कि उनके घर में जो भी परिस्थितियां आई हैं, बहुत दुखी हूं मैं सुनकर। लेकिन देखिए, हमारा ज्योतिष जो है वो कर्म प्रधान विषय है, कर्म प्रधान विषय है। आज भी हमारा ज्योतिष यही कहता है कि हमारा क्यों, अपना ज्योतिष कहें हम, अपना ज्योतिष यह कहता है कि कर्म करिए। कृष्ण ने भी कर्म बताया है, कर्म करिए, बराबर आपको उसका फल मिलता है। और हम पूर्व कर्मों को भी बताते हैं, पूर्व कर्मों पर भी विश्वास करते हैं कि पिछले जन्मों के कोई कर्म ऐसे हुए हैं जिसका हमें भुगतान तो करना ही है ना। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है और इतना विस्तृत विषय है ये कि मैं आज आपके समक्ष इसका 5% भी नहीं रख पाई हूं, क्योंकि बहुत विस्तृत है ये विषय। कई चीजें हमारी छूट गई हैं जिन्हें मैं आगामी समय में पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगी। आप सभी के प्रश्नों का, बहुत प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देना इतने कम समय में, विस्तृत विषय, इतना गहन विषय, इसको इतने कम समय में एक्सप्लेन करना बहुत कठिन होता है। तो मैं आपसे मैं आशा करती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि नहीं मिला हो तो कृपया आप बताएं। हरिओम डॉक्टर किशोर आदरणीय बहन जी। जी डॉक्टर किशोर जी का प्रश्न था ये, तो वो शायद, हाँ जी जी सवाल का जवाब जी बताएं, आप आगे बढ़िए। बहन जी, आदरणीय हमारे जी आदरणीय हमारे दिनेश जी श्यामबाल जी उत्तराखंड से जुड़े हैं, देहरादून से। वो अपना अंतिम सवाल करें, इसके बाद हम क्लास के लिए आदरणीय सर वर्मा जी को सौंपेंगे। जी आदरणीय दिनेश जी श्यामबाल जी। जी आदरणीय, धन्यवाद। संभवतः बहुत सारे हैंड रेज हैं जो जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से समय की दृष्टि से मैं भी छोटा सवाल करूं, और छोटा सवाल नहीं करता हूं क्योंकि अभी जो संवाद हुआ है उस पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो आदरणीय आज की हमारी योगाचार्य, आज की हमारे योगाचार्य हो गए, कृष्णाचार्य हो गए और ज्योतिषाचार्य हो गए, ये त्रिवेणी बनी है। और ये त्रिवेणी ऐसे कार्य करती है कि अपने लिए कम सोचती है, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचती है। और मैं कुछ ही समय पहले की बात होगी कि एक मंदिर में गया तो एक व्यक्ति, एक बहुत वृद्ध व्यक्ति वहाँ थे। उन्होंने बताया कि जब मंदिर में आओ तो दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मेरे ख्याल से ज्योतिष भी ऐसा ही विषय है जो दूसरों के भलाई के लिए कार्य करता है। तो जो ज्योतिषाचार्य जी ने कहा है कि अपने लिए थोड़ा स्वार्थपन हो जाता है, जहाँ स्वार्थपन आ जाता है वहाँ शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन दूसरों के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं वो फलवती होते हैं। संभवतः फल ज्योतिष का भी यही फल होता होगा। एकदम एकदम सही। जी जी वृष्टिमूला कृष्टि सर्वा वृष्टिमूलम च जीवनम तस्मात् आदौ प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाचरेत। ये कि हमें आपने चाहे राशियों के आधार पर या चाहे ग्रहों के आधार पर या चाहे अपने दिशाओं के आधार पर वृक्षों का रोपण कहा है, लेकिन साथ में आपने कहा कि किसान को
जब किसान की बात करते हैं तो किसान को अपनी जो खेती की है वर्षा है, बादलों के आधारित होती है या उसके ज्ञान पे आधारित यानी वर्षा पे आधारित या बादलों पे आधारित उसका जो जीवन होता है उसका वो और ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने को सक्षम बनाना है, ऐसा भी आपने कहा है। और मैं साथ ही ये भी इस सदन में बताना चाहूँगा कि हमारे इस सदन में बहुत सारे ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर वृक्षों को स्वास्थ्य प्रदान करने की कोशिश की है। उन्हीं में से एक श्री रोमीराम जी हैं, जिनसे जब वार्ता होती है तो वो वनों में जाते हैं और जो वट वृक्ष हैं और जो साथ में पीपल के वृक्ष हैं उन पर जो लताएं आ जाती हैं तो उनको भी उन्होंने उन वृक्षों को की सफाई करने का अभियान छेड़ा है और उनकी चिंता करते हैं। तो ऐसे सदस्य भी जो प्रैक्टिकली कार्य कर रहे हैं इस सदन में हैं। तो आज की जो हमारी ज्योतिषाचार्य जी हैं उन्होंने जो बात रखी है वो प्रैक्टिकल के आधार पर की है और ये जो संहिता है हमारी तो ये भी प्रैक्टिकल के आधार पर है। तो ऐसे सभी महानुभावों जो ज्योतिषाचार्य हैं, योगाचार्य हैं और जो कृषि आचार्य हैं, मैं पुनः नमन करता हूँ और अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद दिनेश जी। और समय लगभग 8:30 बज गया है। आदरणीय बहन जी से कई सवाल करना चाहते हैं परंतु एक समय की मर्यादा है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ युगाहार परिवार की ओर से कि और शरद भैया की ओर से कि पुनः एक बार और मार्गदर्शन दें। आपका महत्वपूर्ण विषय है और लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि रहती है ज्योतिष में। और मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ और आप जो है सबका आभार ज्ञापित कर अपनी बात रख के एक बार कार्यक्रम को आज विराम देने का कष्ट करें। सर मैं मंच से माफी मांगता हूँ। एक सेकंड में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा अर्जुन का पेड़ है इसके छाल के लिए जो हम प्रचार प्रसार करते हैं उसके लिए आप लोगों से ये भी निवेदन है कि थोड़ा सा मंच के माध्यम से अगर ये अपील हो जाए क्योंकि मैंने रोड के किनारे जहां जहां भी अर्जुन के पेड़ लगाए थे और मैं देख रहा हूँ कि लोग चलते हुए उनकी सारी खालें उतार लेते हैं, वो बेचारे मृतासन में पहुंच जाते हैं। तो अर्जुन का पेड़ की खाल उतारने का या छाल उतारने का एक तरीका ये भी है कि अगर हम अपने खेत में लगाते हैं तो उसकी टहनी काटें तो उसकी छाल ही उतारें। लोग जड़ों से उखाड़ देते हैं उसको, पूरा उनकी खालों को उधेड़ देते हैं, जो बड़ा पीड़ादायक है। माफी चाहूंगा मैं बीच में बोलने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम। जी ये मानवीय भूल है बहुत और सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण। जी जी मैं भी अपनी बात बस इतना ही कहूंगी कि अवश्य यदि दोबारा पुनः इस समूह में यदि आने का यदि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं अवश्य आना चाहूंगी। और ये जो अर्जुन की आपने बात कही है बिल्कुल सही कहा है, ये मानवीय भूलवश ये सब घटनाएं घटित होती हैं। यदि हमें हमारे ध्यान में आता है कि इस तरह का कोई वृक्ष है जिसे नुकसान पहुंच रहे हैं तो आप अपने स्तर पर उसे बचाने का प्रयास यदि करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं अभी ही दे देती हूँ। तो आप बिल्कुल प्रयत्न कीजिए और लोगों को जागृत कीजिए इस चीज को लेकर कि इस तरह का न करें, उनसे निवेदन कीजिए, अवश्य मानेंगे वो। हमारे भारतवर्ष में सभी जानते हैं वृक्षों का महत्व और सभी अपनी अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं। जो कुछ मार्ग भटक जाते हैं उन्हें मार्ग हम दिखाएंगे ना, हो जाएगा सब ठीक। ये हमें सकारात्मक भाव जरूर रखना है। जी जी आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण रहा। आज मुकेश जी ने बहुत अच्छा योग कराया और योग के बारे में पूरा बताया। आज हमारी योगाचार बहन जी जो हमारी स्मिता पंडित जी हैं, उनके बहुत हमारे प्रयास से उन्होंने आज हमें बहुत अमूल्य समय दिया। उनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उन्होंने जानकारियां ऐसी दी हैं जो मन को कहीं ना कहीं छुई हैं। आज भी हम शास्त्र के बगैर चल नहीं पाते, आज भी हमारा पूर्व की तरफ सिर रख के हम सोते हैं। तो शास्त्र के बगैर ना ही सोना होता है ना ही जागना होता है। तो शास्त्र को तो जीवन में जीना है, जो हम लोग भूल गए हैं अपने जीवन में जीना, उसे जीना पड़ेगा। और आज भी विज्ञान इसको हरा नहीं पाया है। विज्ञान भी मानता है कि जो ज्योतिष है वो बहुत बलवान है। आज ज्योतिष के बगैर घर के दरवाजे पूर्व दिशा में आज भी रखे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कि कैसे कौन सी दिशा में क्या। हम लोग भी जब बीज बोते हैं तो पूर्व से पश्चिम दिशा में बीज बोने का प्रयास करते हैं, जिससे ज्यादा अंकुरित होवे और ज्यादा उनको हवाएं और ज्यादा उनको पानी मिल पावे। हम पश्चिम दक्षिण करते, जिससे उनका पानी रुके, उनको ज्यादा उनको सूर्य की धूप ना मिल पाए। तो शास्त्र के बगैर, ज्योतिष के बगैर तो मेरे ख्याल कोई भी आदमी, व्यक्ति, संस्कार, हर संस्कार से जुड़ा है जीवन में, शादी ब्याह, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ ज्योतिष का उपयोग नहीं है। मुझे तो कहीं कहीं लगता है कि ये विज्ञान से ज्यादा ज्योतिष का उपयोग करते हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं। जो थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ लिया है, जिन्होंने कुछ डिग्रियां ले ली हैं, वो इस शास्त्र को समझ नहीं पाते, लेकिन इसमें जीना, इसके बगैर मृत्यु में भी इसके मंत्र पढ़े जाते हैं। ज्योतिष के बगैर आदमी ना ही आता है नहीं जाता है। जी, मैं बहन जी आपकी इतनी इतनी सारी शरद जी मैं सॉरी, मैं आपको एक यहाँ जोड़ूंगी कि हम विज्ञान को पीछे नहीं मानते हैं। विज्ञान के साथ साथ मैं एक विज्ञान की स्टूडेंट हूँ, मैंने एमएससी किया हुआ है और मैं पहले विज्ञान की व्याख्याता भी थी, प्रोफेसर थी, जो मैंने जॉब छोड़ दी है। लेकिन विज्ञान बहुत जरूरी है आज के जीवन में, लेकिन हम अपने शास्त्र को छोड़ दें ये ठीक नहीं है। साइमल्टेनियसली दोनों आवश्यक है, दोनों को हमें बैलेंस करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए कितने हम लाभान्वित होंगे। जी सर, कंटिन्यू। जी जी, तो दोनों शास्त्रों, विज्ञान को, ज्योतिष को, सारे शास्त्रों को लेके चलना है और कहीं मंजिलों को बहुत प्राप्त करना है। ऐसे दिशाओं में पौधे लगाएं, अपनी प्रकृति, पौधे तो हम लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो सही दिशा में लग जाएं, सही दिशा में प्रभुत हो, उनकी धूप छाया अपने को कहाँ मिलनी है, कहाँ ना मिलनी। हर क्षेत्र में गार्डन है, आप वहां पे बड़े बड़े पौधे लगाएं तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। और मैं बहुत आभारी रहेंगे हमारा आज का योगाहार कार्यक्रम आपका। और जब भी आपको समय हो तो आप हमारे योगाहार कार्यक्रम से हमेशा जुड़िएगा, और जब भी आपको समय मिले तो आप हमारे मुख्य अतिथि बनिएगा और हमें जानकारी दीजिएगा। हमारे बहुत सारे सदस्यों की जो जिज्ञासाएं हैं वो अभी रह गई हैं, और आपका इस उम्र में इतना अध्ययन, इतना गहराई से अध्ययन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये काफी ऊर्जा देगा आज के नए बच्चों को। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी, और आपका इसलिए धन्यवाद कि आपने आदरणीय स्मिता जी को जो है यहाँ इसमें जोड़ा, और हम सबने ज्योतिष के बारे में बहुत गंभीरता से जाना, बहुत विस्तार के जाना, और भी हम जानेंगे। अभी हम लोगों के बहुत सवाल हैं, हमारे भी सवाल है, लेकिन अब समय हो गया है इसलिए हम नहीं अभी सवाल कर रहे हैं। ये पुनः हम युगहार में मैसेज भी आ रहे हैं कि बहन जी को पुनः बुलाइएगा, तो हम लोग और सवाल करेंगे। बहुत सुंदर। आवाज का आभार ज्ञापित करने के लिए मैं रंजना किनीकर जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज विराम दे। कल 5:30 बजे फिर मिलते हैं। आदरणीय रंजना जी सदन में हैं? धन्यवाद। शायद आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं आभार ज्ञापित कर देता हूँ जी। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आ रही है आवाज? जी जी आ रही है आपकी आवाज। चलिए, तो आज का आभार मैं मराठी में ही बोलूंगी, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि है वो महाराष्ट्र की है, तो तो त्यांनाही छान वाटेल। अब मध्य प्रदेश के हैं, वो मध्य प्रदेश की हैं, महाराष्ट्र की नहीं है। हमारे आप ये ऐसा थोड़ी। हमारे पूर्वज सब महाराष्ट्र के हैं, अभी हम अब भोपाल के ही हो गए, क्योंकि जन्म यहीं का है, पूरी शिक्षा मैंने यहीं ग्रहण की, तो अब हम मध्य प्रदेश के हो गए, लेकिन हमारे पूर्वज जो हमारी जड़ें हैं वो आज भी महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्रासोबत नाळ जुळलेली आहे। हिंदी और मराठी दोनों में आदरणीय दीदी जी का और सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद साथ किया जाए मिक्स करके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता ताई ने मतलब बताने बहुत के लिए सुंदर झगड़ा हो रहा है, अपना करने के लिए। झारखंड वाले आ गए, अब झारखंड वाले बोलने लगे। अपना अपना बनाने के लिए दीदी को झगड़ा हो रहा है।
चलिए, बहुत सुंदर। आज की कक्षा हमारी मुकेश सर ने बहुत सुंदर दी और हमारे बहन स्मिता ताई का भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन रहा आज की हमारी योग क्लास में। आपका स्मिता ताई खूप छान आणि सुंदर मार्गदर्शन, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिळालं आमच्या योगार कार्यक्रमाला, त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद। आणि पुन्हा पण तुम्ही आमंत्रित आहात आमच्या या योगाहार क्लासमध्ये, आणि तर सर्वांचे आभार करूया।